हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर एक बार पुनः हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप क्लास 10th के चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे आज अपनी क्लासेस में। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का ये वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात करेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण की पहचान चल रही थी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जुलाई 83 की क्रांति 1830 अर्थात 1830 की क्रांति को देखा, रिवोल्यूशन ऑफ 1830, एंड देन हंगर हार्डशिप की कंडीशंस को देखा, 1848 की रिवोल्यूशन को देखा, 1848 की रिवोल्यूशन 1848 की रिवोल्यूशन जिसमें जर्मनी का जो मिडिल क्लास है, जिसको हम लिबरल्स कहते हैं, वो उसके अंदर वो जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स है लगातार लड़ रहा है, जिसका प्रभाव वहां पड़ा। जो कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मनी का महासंघ बना, उसने जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखेंगे। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, रोमांटिसिज्म को भी देखा। यहां पर हम यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बाद द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, इट मींस यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन देखेंगे। आते हैं, पहले देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नेशनलिस्ट sentiments were often mobilized by conservations। जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, एक तरह से देखा जाए तो मोबिलाइज हैं। ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो ट्रीटी ऑफ वियना करके एक बार सत्ता में फिर से आते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है, लुई फिलिप फ्रांस का शासक बनता है 1830 की क्रांति के द्वारा, और फिर कई उठापटक चल रहे हैं। लेकिन नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशन स्टेट की फीलिंग जो वेस्टर्न यूरोप में थी, वो मिडिल और ईस्ट यूरोप में भी आने लगी। तो ये राष्ट्रवादी जो घटना चक्र है, जर्मनी में कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन? क्या आर्मी के बल पर भी नेशन बनाया जा सकता है, सेना को जीता जा सकता है? क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? यस, जवाब मिलता है जर्मनी। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लासेस Germans who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state governed by an elected parliament। आपने देखा है इलेक्टेड पार्लियामेंट की बात 1848 की क्रांति से ही आ गई। लोगों को रोजगार की बात आ रही है, राइट टू वोट की बात आ रही है, ये सारी चीजें हैं। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी से उभरने की बात है। ये हर देश में, यूरोप में है, जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह। और जर्मनी में इलेक्टेड पार्लियामेंट की बात आ रही है, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की बात थी। यहां पर लिबरल्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और यह आंदोलन एक तरह से देखा जाए तो जर्मनी का लिबरल्स प्रशिया के द्वारा बहुत बड़ा देखने को मिलता है। प्रशिया स्टार्टेड द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क। यूरोप के इतिहास में, वर्ल्ड के इतिहास में कई नायकों का नाम लिया जाता है। उसी प्रकार यूरोप का देश जर्मनी की यूनिफिकेशन में वहां का नायक है ऑटोमन बिस्मार्क। बाय बर्थ ये प्रशिया से बिलोंग करता है। ही वाज डिप्लोमेटिक, एक बहुत देशभक्त, बहुत बड़ा देशभक्त,
इसकी पॉलिसी का नाम है पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। वर्ल्ड मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन कहा जाता है। इस पॉलिसी के तहत ऑटोमन बिस्मार्क ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी किया और लगातार 3 wars ओवर 7 years जब प्रशिया का मिनिस्टर था तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस जैसे पावरफुल रूलर्स को पराजित करता है। और इन ताकतों को पराजित करने के बाद यह एक बड़ा नायक के रूप में उभरा। और जब यहां पर इन तीनों देशों को हराता है, पर्शिया की जीत, ऑटोमन बिस्मार्क की जीत है। एक ट्रीटी के तहत आगे की तरफ बढ़ता है और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करता है। जर्मनी को एक नेशंस में बांधने का काम करता है। इसी के लिए इतिहास में इसको ब्लड एंड आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। जैसे हिंदुस्तान के संदर्भ में आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता है। उन्होंने प्रिंसली ऑफ स्टेट, देसी रियासतों का एनेक्सेशन किया था। 562 के अबव रियासतें थी। जब देश आजाद हुआ था, राजस्थान में तमाम छोटे छोटे स्टेट्स थे जहां पर देसी राजा लोग शासन करते थे। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर जैसे राज्य जहां पर नवाब या राजा लोग शासन करते थे। इनका एक्सेशन इंडिया गवर्नमेंट में करने में पटेल जी का योगदान याद करते हैं। इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। और आयरन मैन ऑफ द वर्ल्ड ऑटोमन बिस्मार्क को कहते हैं क्योंकि भाषाई आधार पर जो जर्मनी की स्टेट स्कैटर्ड थे उनको एक करने का काम ऑटोमन बिस्मार्क ने किया। और इन्हें एक करने के बाद सबसे बड़ी बात यह देखिए कि जिस फ्रांस को हराया उसी के फ्रांस के महल वर्साय में एक शानदार पार्टी देता है वर्साय में। वहां पर ट्रीटी ऑफ वर्साय होती है 1870 देन 1871 और यहीं पर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट होता है। जनवरी 1871 में विलियम फर्स्ट, ये भी प्रसा से बिलोंग करते हैं, वाज प्रोक्लेम्ड एज जर्मन एम्परर। जर्मनी के राजा बनाए जाते हैं किसके मदद से? ऑटोमन बिस्मार्क की मदद से। एंड ही वाज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। विलियम फर्स्ट जर्मनी का राजा बनता है और जर्मनी का राजा बनने के बाद ऑटोमन बिस्मार्क को प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब यूनिफिकेशन जर्मनी का कंप्लीट हो गया, नेशनलिज्म स्ट्रांग हो गया, नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट फुलफिल हो गए, तो मॉडर्न स्टेट बनाने के लिए जर्मनी के लिए न्यू स्टेट एम्फेसिस मॉडर्नाइजिंग द करेंट बैंकिंग सिस्टम, मतलब करेंट बैंकिंग लीगल सिस्टम किया, वहां की करेंसी को सही किया। एक तरह से करेंसी को सही करता है, बैंकिंग सिस्टम को सही करता है, जुडिशरी सिस्टम को सही करता है। इन सब को यूनिफाइड करके आज की मॉडर्न जर्मनी जहां आज आप देखते हैं प्रोग्रेस में, कहीं न कहीं इस यूनिफिकेशन का बहुत बड़ा योगदान था। इस प्रकार हम 1871 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट देखते हैं जिसका हीरो ऑटोमन बिस्मार्क था। 1 नंबर के क्वेश्चन पूछता तो या गिव द डिटेल आंसर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऐसे भी 3 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। आप इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट है। इसमें जो काम यूनिफिकेशन ऑफ इटली के लिए कई नायक हैं, जैसे आपने एक नायक देखा जर्मनी की यूनिफिकेशन में, यहां पर आपको
यूनिफिकेशन ऑफ इटली में 3-4 नायकों की जिक्र आएगी, जिसका कंप्लीट वर्क 1871 में होता है। यह यूनिफिकेशन ऑफ इटली की जो हीरो है, बार बार बात आती है, जैसे भारत के यूनिफिकेशन के संदर्भ में हम याद करते हैं यहाँ के नायक कौन है, उसी प्रकार इटली जो 1870 में कंप्लीट हुआ, इसके हीरो है जिसेप मैजिनी कैगूर, जो वहां का चीफ मिनिस्टर था, जेसेप गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो सार्डिनिया पिडमांड के किंग थे। मैजिनी, कैगूर, गैरिबाल्डी एक बड़े नायक के रूप में याद किए जाते हैं। मैजिनी को मैं प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किया हूं कि मैजिनी वह नायक है जो क्रांतिकारी संगठनों को बनाता है। यंग इटली, यंग यूरोप, जिस प्रकार भारत के इतिहास में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस का नाम याद करते, उसी प्रकार यूनिफिकेशन ऑफ इटली में मैजिनी, कैगूर, गैरिबाल्डी का योगदान है। मैजिनी ने जो यंग इटली बनाया, यंग यूरोप बनाया, एक क्रांतिकारी ग्रुप था, संगठन था। आगे चल करके ये गैरिबाल्डी, जो कि एक व्यापारी था, एक नेवी में सर्विस भी किया है और ट्रेड में भी काफी आगे था, जो कि फैमिली बैकग्राउंड व्यापार से, समुद्री व्यापार में इंगेज रहता था। लेकिन जब ये मैजिनी से मिलता है गैरिबाल्डी और यंग इटली का मेंबर बनता है, यहीं पर उसके अंदर भी वो जज्बा, वो जोश आता है अपनी इटली को यूनिफाइड करने के लिए, क्योंकि इटली भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर सब बटे हैं, स्कैटर्ड है। अलग अलग राजवंशों ने यहाँ पर कब्जा कर रखा है। इसी संदर्भ में देखिए कि इटली वाज आल्सो डिसइंटीग्रेटेड इन सेवरल डायनेस्टिक स्टेट, वी कैन से 7 स्टेट्स। इसको हम स्टडी की सुविधा के लिए नॉर्थ इटली, साउथ इटली एंड सेंट्रल इटली में बांट कर देखते हैं। नॉर्थ इटली लोम्बार्डी, पर्मा, टस्कनी, वेनेशिया से बना है। यहां पर हैब्सबर्ग डायनेस्टी का शासन है, राजवंशों का शासन बहुत लंबे समय से चला आया है। तो नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग का शासन है और साउथ इटली, 2 सिसिलीज, यहां पर बुर्बा डायनेस्टी, बुर्बन राजा, स्पेन की बुर्बा डायनेस्टी का शासन है। बुर्बा डायनेस्टी शासन जहां फ्रांस था, उसी बुर्बा डायनेस्टी का एक मेंबर्स स्पेन में शासन करता है और इसी से स्पेन का 2 सिसिलीज पर, साउथ इटली पर कब्जा है। सेंट्रल पार्ट में पेपल्स स्टेट है, यहां पर पोप का शासन है, रोम से शासन करता है। अब ये देखिए, इतना बटा हुआ इटली एकमात्र, अब जिक्र करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पार्ट की, सार्डिनिया और पिडमांट एकमात्र यहां इटालियन कल्चर, इटालियन लैंग्वेज, राष्ट्रवादी शासक विक्टर इमैनुअल किंग, जो यहाँ का लोकल किंग है, यहाँ की जनता ने इसको इलेक्ट किया है। सार्डिनिया पिडमांट भी इटली का पार्ट है, ये यहाँ का राजा है। और लोम्बार्डी है, पर्मा है, टस्कनी है, वेनेशिया है, 2 सिसिलीज है, पेपल्स है, ये इटली की पार्ट है। कल्चरल रूप से, लैंग्वेज के रूप से, म्यूजिक के रूप से, अपने सॉन्ग के रूप में, लेकिन यहाँ पर राजवंशों का शासन है। नॉर्थ इटली पर ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग का शासन है, तो साउथ इटली पर बुर्बा डायनेस्टी का, स्पेन का शासन है। ये वही बुर्बा डायनेस्टी जो फ्रांस के राजा लुइस 16, 17, 18 सब थे। अब देखिए इनके यूनिफिकेशन में कितना बड़ा रोल प्ले हुआ। इस पूरे यूनाइट इटली को देखने का काम मैजिनी ने किया था पहली बार। एक रिपब्लिक कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैजिनी का कैसे उदय होता है, कैसे ये इटली
बनाता है, यंग यूरोप बनाता है, क्रांतिकारी संगठन, अब पूरे इटली को यूनिफाइड करने का कॉन्सेप्ट पहली बार आता है। हर क्रांतिकारी का योगदान देश के यूनिफिकेशन में हमेशा रहता है दोस्तों। और आप भारत के संदर्भ में आया जो होता है तो क्या भगत सिंह के योगदान को, सुभाष चंद्र बोस के योगदान को बांट करके देख सकते हैं। सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर आजाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, आगे चल करके महात्मा गांधी वगैरह का नाम आता है, उसके पहले बाल गंगाधर तिलक का है, गोपाल कृष्ण गोखले का है, ये सब फ्रीडम फाइटर्स हैं। उसी प्रकार से कुछ चर्चित चेहरे हैं यूरोप के इटली को यूनिफाइड करने का, सभी के योगदान से कार्य पूर्ण होता है। अब देखिए, नॉर्थ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग का शासन, जो नॉर्थ इटली पर शासन है, इसको एकीकृत करने का काम किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड और इनका चीफ मिनिस्टर कैबूर का बहुत बड़ा योगदान है। कैबूर कोई बहुत ट्रेंड सैनिक नहीं है, प्रशिक्षक नहीं है, लेकिन ही वॉज डिप्लोमेटिक, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन उसका वर्क बहुत डिप्लोमेटिक निकला। ये बहुत अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज बोलता है, और फ्रेंच लैंग्वेज बोलने की वजह से फ्रांस के बहुत करीब जाता है, और फ्रांस और ऑस्ट्रिया में नहीं बनती है। ऑस्ट्रिया का शासन नॉर्थ इटली पर है। तो ट्रीटी ऑफ सार्डिनिया, पिडमॉन्ट एंड फ्रांस 1859 में एक ट्रीटी होती है, किससे? फ्रांस से। इस फ्रांस से किसकी ट्रीटी होती है? सार्डिनिया पिडमॉन्ट का, जिसमें डिप्लोमेटिक रोल है कैबूर का। इसके रोल अच्छा प्ले करने की वजह से, इसकी मदद से ऑस्ट्रिया राजवंशों का शासन लोम्बार्डी, पर्मा, टस्कनी, वेनेशिया पर समाप्त करने में, अर्थात नॉर्थ इटली पर शासन समाप्त करने में सक्सेस रहता है विक्टर इमैनुअल सेकेंड और कैबूर। अब आते हैं आगे साउथ इटली 1860 तक आते आते कैबूर, जोसेफ गैरिबाल्डी, जो कि बुर्बा राजवंश को यहां से हटाना चाहता है टू सिसिलीज से। इसने यहां के लोगों को, साउथ इटली के लोगों को सेक किया, किसानों को, गरीब मजदूरों को जगाया और उनका एक संगठन बनाया। उन संगठन को बना करके उसकी जो सेना बनती है उसको रेड शर्ट के नाम से बुलाया जाता है। रेड शर्ट्स कहते हैं गैरिबाल्डी की सेना को। एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 साउथ इटली, हजारों एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 साउथ इटली बना करके टू सिसिली से बुर्बा किंग्स ऑफ स्पेन को हटाने में गैरिबाल्डी का बहुत बड़ा योगदान है। इसी के साथ साथ जब गैरिबाल्डी ने टू सिसिली से बुर्बा किंग्स स्पेन के शासन का अंत करता है, इसके बाद विक्टर इमैनुअल सेकेंड और गैरिबाल्डी मिलकर के पेपल्स स्टेट से, जो कि पोप के अंडर में है, जब 1870 में फ्रांस की सेना ऑस्ट्रिया से उलझी हुई है, तो यहां से साउथ से, जैसे मैं बता रहा हूं साउथ में बुर्बा राजवंश है, तो यहां पर फ्रांस की सेना थी, यहां की सेना वहां चली जाती है। इस तरह पेपल्स भी बुर्बा राजवंश से मुक्त हो जाता है। नॉर्थ इटली साउथ इटली का यूनिफिकेशन होता है, तो कहलाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 1870 में ये कंप्लीट हुआ और साउथ इटली का यूनिफिकेशन करने का श्रेय गैरिबाल्डी को जाता है। नॉर्थ इटली का यूनिफिकेशन करने का श्रेय कैबूर को जाता है। पूरी इटली का एक तरह से देखा जाए तो माइंड मेकर आदमी है विक्टर इमैनुअल सेकेंड, और इन सब को इंस्पायर्ड किया था शुरू से ही जोसेफ मैज़िनी ने। यहां पर हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की अजीब दास्तान, ब्रिटेन जिसने दुनिया पर शासन किया।
यहां पर भी मोनार्की शासन थी बच्चों। एक लंबे समय तक ब्रिटेन पर मोनार्कियल रूल चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे वहां से भी मोनार्कियल रूल को समाप्त करने की बात आ रही थी। ब्रिटेन की अगर एथनिक ग्रुप को पहले देखा जाए, वहां पर क्या है? एथनिक क्लासेस आर ब्रिटिश, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट एंड आयरिश। ये चार एथनिक क्लास है। इंग्लिश अर्थात इंग्लैंड, वेल्स स्कॉटिश अर्थात स्कॉटलैंड, आयरिश अर्थात आयरलैंड। इनको मिलाकर के हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। और इंग्लिश अर्थात इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिलाकर के हम इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। इस पूरे भाग को मिलाकर के चारों को हम इसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। आशा है कि बात आप समझ गए होंगे। प्राय इंग्लैंड की बात आती है, ग्रेट ब्रिटेन वर्ड आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है। तो ग्रेट ब्रिटेन बनता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यूनाइटेड किंगडम बनता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड से। आइए यहां पर एक एक करके देखते हैं। पहले हम बात करते हैं इंग्लैंड की। इंग्लैंड में इस समय किंग जेम्स सेकेंड का शासन है, जब यहां मोनार्की का किला ढहता है। यहां पर भी एक रिवोल्ट है राजा के खिलाफ। वहां की जनता नाराज है, वो भी सहभागिता चाहती है पार्लियामेंट्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में। वहां के लोग इनकम करते हैं दिन पर दिन। आपने द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में देखा है कि किस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन कंप्लीट होने पर इंग्लैंड प्रॉस्परस होता गया, रिच होता गया और दुनिया में एक पैसे से भी ताकतवर देश बन करके उभर करके आता है। तो इंग्लिश पार्लियामेंट हैज सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। 1688 में मोनार्की शासन का अंत होता है। इसके साथ इंग्लैंड के राजा जेम्स सेकेंड का भी शासन का अंत होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है। नाम मात्र का वहां की किंग या क्वीन जो भी है, हायरार्की सिस्टम से जो आते हैं, जो नियरेस्ट ब्लड रिलेशंस होता है वही वहां का राजा या रानी होता है। वो केवल एक नाम मात्र का सिंबल है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। पार्लियामेंट्री शासन वहां पर भी हो गई। पहला प्राइम मिनिस्टर वालपोल बनता है 1688 की क्रांति से। ये बुक में जिक्र नहीं है, लेकिन आप आगे कॉम्पिटिशन्स देते हैं, एमटीएससी देते हैं, बहुत सारी चीजें देते हैं, इसलिए हम भी आपको बहुत सारी चीजें देने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश पार्लियामेंट हैज सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, एक शानदार क्रांति भी कहा जाता है, रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। बहुत आसानी से पार्लियामेंट्री शासन वहां पर फॉर्म हो जाती है, मोनार्की का अंत होता है और नाम मात्र का वहां का किंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के पद पर आज भी पार्लियामेंट्री फॉर्म है, डेमोक्रेटिक रूल्स। अब देखिए, जब इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री शासन आए 1688 के बाद, आगे चल करके एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो मैं आपको बता रहा था कि ग्रेट ब्रिटेन है। इंग्लैंड प्रॉस्परस होता गया, रिच होता गया, धनाढ्य होता गया। एक तरह से वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले हुई। अब देखिए धीरे धीरे वहां इनकम बढ़ता गया। इंग्लैंड स्कॉटलैंड पर कब्जा करता चला गया और उसका दबदबा बनता चला गया, जिसका परिणाम यह निकला कि इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड पर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 के तहत स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ मर्ज हो गया, जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। अब इसके बाद अगला जो दास्तान है आयरलैंड की। आयरलैंड बच्चों दो पार्ट में है। दो पार्ट से मतलब
एक नॉर्थ आयरलैंड, एक साउथ आयरलैंड। ऐसा क्यों? नॉर्दर्न आयरलैंड पर चर्च के धर्म जो है, क्रिश्चियन धर्म दो पार्टों में बटा है। कैथोलिक जो पुराना है धर्म, क्रिश्चियन धर्म कैथोलिक पुराना है। जैसे रोम एम्पायर वगैरह के पढ़े हैं आप लोग, सुने होंगे कि कैथोलिक चर्च साउदर्न आयरलैंड पर ज्यादा है। मतलब कैथोलिक धर्म को फॉलो अप करने वाले आयरलैंड में ज्यादा लोग हैं, वो भी साउदर्न आयरलैंड में। और नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट चर्च को फॉलो अप करने वाले, मतलब क्रिश्चियनिटी वाज डिवाइडेड टू ब्लॉक, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक चर्च। नॉर्दर्न आयरलैंड promote to Protestant religion and Southern Ireland promote to Catholic religion. प्रोटेस्टेंट धर्म में 15वीं 15-16 सेंचुरी में जब चर्च में जो करप्शन आया था उसमें सुधार आया था। प्रिंट मीडिया कल्चर में चैप्टर में उसका जिक्र आया। मार्टिन लूथर के आने के बाद एक नया धर्म जो आता है उसको प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से जाना गया, प्रोटेस्टेंट रिलीजन हो गया। अब प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो अप करने वाले इंग्लैंड में जाता है, इसीलिए इंग्लैंड के लोग नॉर्दर्न आयरलैंड को ज्यादा फॉलो अप करते हैं, अर्थात नॉर्दर्न आयरलैंड के फेवर में जाता है इंग्लैंड, क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले ज्यादा है। इस प्रकार नॉर्दर्न आयरलैंड का एनेक्सेशन इंग्लैंड से हो गया। आयरलैंड वॉज डिवाइडेड कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, यहां तक क्लियर है। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ एक लीडर है साउदर्न आयरलैंड का, वो लड़ता है। क्योंकि साउदर्न आयरलैंड कैथोलिक धर्म के मानने वाले हैं, ये गरीब हैं, पुअर हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले हैं, ये रिच है, और जिनको सपोर्ट देता है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले लोग। इतने एक लंबा रिवोल्ट किया वोल्फ ने, लेकिन ये इतनी बड़ी ताकत के आगे, इंग्लैंड की ताकत के आगे साउथ आयरलैंड सफल नहीं हो पाता है। फाइनली 1801 में आयरलैंड का भी एनेक्सेशन इंग्लैंड में कर लिया जाता है एंड इंग्लैंड बिकेम यूनाइटेड किंगडम। अब 1801 में आयरलैंड पर कब्जा करने के बाद, ट्रीटी के बाद, ब्रिटेन अब यूनाइटेड किंगडम कहलाया। इस प्रकार जो स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन की अजीब दास्तान है, स्कॉटलैंड में 1707 के ट्रीटी के तहत कब्जा के बाद, 1801 में आयरलैंड पर कब्जा के बाद इसकी क्या केस स्टडी है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। ये बनता है यूनाइटेड किंगडम। यहां तक हम लोगों की बात कंप्लीट हुई, जिसमें हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और एक तरह से यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन को देखा। ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट लगातार कंप्लीट हुआ। अब हम विजुअलाइजेशन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। नेशन की जो कॉन्सेप्ट है, एक तरह से राष्ट्र की दृश्य कल्पना, जो किसी नेशन को स्ट्रॉन्ग करने में वहां का कल्चर, वहां की पेंटिंग, वहां की थीम्स, वहां की थिंकिंग, आइडियाज, वो कैसे नेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हम होप करते हैं आप शेयर करने से, लाइक करने से भूलेंगे नहीं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।